नमस्कार, दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। राजनीति धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से गरमा रही है और अनुशासन बद्ध स्वयंसेवकों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं, कोई वहीं से लड़ने के लिए तैयार। और इन सब के बीच मीडिया को कहीं हथियार तो नहीं बनाया जा रहा है अपनी बातों को प्लांट करने के लिए। ये सारे सवाल आज दस्तक में, और ये बताते हुए कि दरअसल पहली सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, शुरुआत हम उसी से करेंगे। 54 सीटों का ऐलान हुआ है बीजेपी की तरफ से, जिसमें नितिन गडकरी पहली बार चुनाव मैदान में हैं। इसका मतलब यह हुआ नागपुर से नितिन गडकरी, संघ का मुख्यालय नागपुर में ही है और आज तक बीजेपी कभी वहां से जीत नहीं पाई। बीजेपी ने जीती जब हासिल की तो उसमें कांग्रेस को छोड़कर आए नेता पुरोहित साहब थे और फिर वापस कांग्रेस में, फिर वापस बीजेपी में, ये खेल चलते रहा। लेकिन नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे, यह एक बड़ी खबर है। बीड़ से मुंडे साहब लड़ेंगे। इन सब के बीच जो सूची है उन सब में एक सबको इंतजार था कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो वो कौन सी जगह होगी। इसको लेकर मामला अटक गया। जानकारी के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी ने साफ तौर पर कहा है, मेरा तो कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भी वहां पर खुल चुका है, सवाल ही नहीं होता है, मैं बनारस छोड़ दूं। इतना ही नहीं, बात इस रूप में है कि दरअसल क्या दबाव बनाने के लिए, चूंकि ये सारी की सारी सीट इस बार जारी हो रही है संघ के जरिए, तो संघ के ऊपर मीडिया का दबाव बनाने के लिए क्या ये बात कहीं किसी रूप में हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है और इस बात का ऐलान हो रहा है कि इस शख्स को यहां से खड़ा किया जा रहा है जिससे कि संघ पे दबाव बने। ये सवाल संघ के भीतर भी गूंज रहा है, क्योंकि कोई बातचीत किसी रूप में बनारस को लेकर अगर नहीं हुई तो इसका सवाल मुरली मनोहर जोशी पूछ रहे हैं, ये बात कैसे निकल कर आई। जोशी ने दरअसल संघ से ये सवाल पूछा है कि कौन फैला रहा है इस तरह की गलत खबर, और जिस तरीके से बनारस सीट वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच कई सवाल अब सामने आकर खड़े हो गए, क्योंकि रामविलास पासवान की औपचारिक ऐलान चंद मिनटों के बाद राजनाथ सिंह के घर से होना है। हम सीधे चल रहे हैं। इस वक्त अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि मोदी के जो नए राम है उसमें सिर्फ एक रामविलास पासवान नहीं है, रामदास अठावले शामिल हो चले हैं। उदित राज याद कर लीजिए, तो उदित राज का भी नाम पहले रामराज ही था। तो ये अलग अलग 3 राम मोदी के नए राम के तौर पर आए। लेकिन अमिताभ, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम इस बात का जिक्र करें। सबसे पहले तो ये कि दरअसल जो टिकटों का ऐलान हुआ है, 54 सीटों का ऐलान हुआ है, बहस इस बात को लेकर कहीं ज्यादा तेज हो गई है कि बनारस को लेकर मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं सवाल नहीं है, छोड़ेंगे। फिर यह खबर कैसे लीक हो रही है, बनाई जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, यह कौन सी स्थिति अंदर में चल रही है अमिताभ? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में प्रसून 2-3 चीजें साफ हैं। एक तो नरेंद्र मोदी यूपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है बीजेपी को और बीजेपी में उनके जो पैरोकार है उनको ये लग रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी यूपी से लड़ते हैं तो ज्यादा ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण के साथ साथ अगर मोदी अपना ओबीसी चेहरा और चाय वाले का चेहरा बेचेंगे तो पार्टी को फायदा हो जाएगा। तो एक तरह से कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी कम से कम यूपी की किसी सीट से लड़ जाएं और बनारस उनके लिए कम से कम संघ के पूरी रिसर्च के बाद कम से कम एक बनारस की सीट उनको सेफ नजर आ रही थी। लेकिन मुरली मनोहर जोशी वहां पर पूरी तैयारी कर चुके थे, पूरी तैयारी में है। बार बार उनको अभी शाम तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि इनको बनारस से हटना है या चुनाव से मैदान में कूदना नहीं है। तो जाहिर तौर पर एक खबरें इस तरह की उड़ी हैं। दूसरी बात जो सबसे अहम है, एक जो बात चल रही थी प्रसून, आपको याद होगा कि रिटायरमेंट प्लान की, जो 75 साल से ऊपर है या 70 साल से ऊपर है बुजुर्ग नेताओं को रिटायरमेंट प्लान देना चाहिए। तीसरी बात ये उड़ी थी कि राज्यसभा में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राज्यसभा भेज देना चाहिए ताकि युवा नेताओं की एक नई पौध तैयार हो सके। तो जाहिर तौर पर एक चुनाव के पहले तमाम प्रक्रियाएं होती है, तमाम नेताओं को हटाने, जोड़ने, घटाने की कवायद चलती है। लेकिन नरेंद्र मोदी कहां से लड़ेंगे ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही जानते हैं या उनके करीबी लोग जानते होंगे। अभी उसके बारे में ज्यादा कवायद करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा। नहीं अमिताभ, एक चीज है कि पहली बार आरएसएस बहुत रुचि ले रही है हर कैंडिडेट को चुनने में। यह माना जा रहा है कि संघ की सहमति के बगैर चीजें होंगी नहीं। अब यह बड़ा सवाल है कि इससे पहले मुरली मनोहर जोशी ही सबसे करीब संघ के माने जाते थे, तो क्या यह माना जाए कि कहीं दबाव बनाने की रणनीति के तहत ये सारे नाम लीक हो रहे हैं, बताया जा रहा है, यहां से खड़े होंगे? देखिए, जाहिर तौर पर अगर ऐसे नाम अगर चल रहे हैं, नाम अगर आते हैं, कहां से लड़ना है, किसे लड़ना है, जबकि आज उत्तर प्रदेश का नाम लिस्ट में शामिल ही नहीं था, उत्तर प्रदेश पर चर्चा होनी भी नहीं थी, ऐसे में बनारस का नाम उठना जाहिर तौर पर एक संदेह और शुबा पैदा करता है। लेकिन जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी कहां से लड़ेंगे इसका फैसला अभी तक खुलकर नरेंद्र मोदी ने खुद किसी को नहीं बताया है। गुजरात के नेताओं का कहना है कि अगर गुजरात से बाहर लड़ते हैं तो गुजरात में ही फर्क पड़ेगा, गुजरात
में अगर लड़ते हैं तो गुजरात में 24 सीटें जीतने की संभावना बनी रहेगी। अगर उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं तो वहां ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा होगा। तो तमाम चीजें हैं प्रसून। एक चीज तो साफ है, लेकिन जो सबसे साफ है वो है संघ का माइक्रो मैनेजमेंट। इस बार अब जैसे की बात है, बूथ लेवल तक संघ इस बार माइक्रो मैनेज कर रहा है, तो जाहिर तौर पर संघ का काफी कुछ इस बार दांव पर है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस बार संघ का दांव पर है, क्योंकि 10 साल से सत्ता से बाहर बीजेपी है तो संघ भी है। ओके, अमिताभ, आप राजनाथ सिंह के घर पे खड़े हैं। मुझसे पहले 3 तस्वीरें दिखला देते हैं दर्शकों को। दरअसल राम नए तौर पर मोदी के साथ जुड़ रहे हैं। ये 3 रामविलास पासवान हैं, दूसरे रामदास अठवले हैं, और तीसरे राम उदित राज है, जिनका पहले नाम राम राज था, वो अब उदित राज हो गया है। तो ये नए राम के तौर पर है। आप चूंकि वहीं पर मौजूद हैं, क्या मुलाकात रामविलास पासवान की नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है राजनाथ सिंह के घर पे? देखिए, नरेंद्र मोदी चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रसून वापस गुजरात भवन चले गए हैं। उनकी अपनी बैठकें हैं, पूरे दिन वो दिल्ली में थे, लेकिन तमाम अपनी सभाओं को संबोधित करते रहे। आज राजनाथ सिंह के साथ मिलकर शुभ दिन है प्रसून, आज महाशिवरात्रि का दिन है, इसीलिए शुभ दिन, ये गठबंधन के औपचारिक ऐलान के लिए शुभ संकेत यहाँ पर पाते हुए यहाँ पर ये रामविलास पासवान को राजनाथ सिंह के घर बुलाया गया है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो 3 मार्च को जो मुजफ्फरपुर में रैली है, नरेंद्र मोदी और पासवान की वहां मुलाकात हो सकती है। बड़े जोर शोर से नरेंद्र मोदी वहां रामविलास पासवान का स्वागत कर सकते हैं। जिस जोर शोर के साथ रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुनाकर गए थे, उसी जोर शोर के साथ मुजफ्फरपुर बिहार में 3 मार्च को पासवान उसी मंच पर हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए। अमिताभ, आपने कहा आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज दरअसल 27 अक्टूबर है। आज ही के दिन गोधरा कांड हुआ था। रामविलास पासवान इसी दिन को लेकर निकल गए थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए थे और उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था। तो क्या यह तारीख इस रूप में याद नहीं रखी जाएगी? 1 मिनट, हम जरा रविशंकर प्रसाद की बात सुन ले, वो कुछ करें। 1 मिनट, रविशंकर जी क्या कह रहे हैं, जरा सुना जाए। सुशील जी, आप इधर आ जाइए। मंगल जी को बिठाओ। मंगल जी, आप बैठिए ना, आप बैठिए, वहीं बैठा। मंगल जी इधर आ जाओ। मंगल जी वहीं बैठा है, सुशील जी के साथ। भाई साहब, सुशील जी के साथ बिठा दीजिए। मुलाकात का सिलसिला है। राजनाथ सिंह के साथ रामविलास पासवान दिखाई दे रहे हैं, उनके बेटे चिराग पासवान भी मौजूद हैं, और इन सब के बीच बिहार के नेता मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं है, ये बिहार के मोदी हैं, लेकिन ये मौजूदगी बता रही है कि ऐलान होने वाला है। पासवान और राजनाथ सिंह एक दूसरे के साथ, ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है जिसका जिक्र अमिताभ ने किया कि महाशिवरात्रि का दिन बड़ा शुभ दिन, लेकिन एक अजीबोगरीब त्रासदी भी रहेगी। 27 फरवरी यही वो दिन था जिसका जिक्र करते हुए पासवान ने 29 अप्रैल 2002 को एनडीए का साथ छोड़ा था और निशाने पर नरेंद्र मोदी को ही लिया था। इसलिए यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है। जरा सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है। चलें, शुरू करें। जी जी बिल्कुल। हाँ, बैठिए सलाउद्दीन साहब, बैठिए, गाड़ी रहना चाहिए। मित्रों, आज मैंने आप सबको इसलिए आमंत्रित किया है ताकि आपको एक सुखद सूचना दूं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए के एक्सपेंशन का, यानी उसके विस्तार का सिलसिला अब प्रारंभ हो चुका है। श्री रामविलास जी पासवान, जो कि लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने फैसला किया है कि अब हमारी पार्टी एनडीए का ही एक पार्ट होगी और बिहार के सारे नेताओं के साथ भी बैठकर, हम लोगों के साथ बैठकर दोनों दलों के बीच जो सीट शेयरिंग होनी चाहिए, वो सीट शेयरिंग का भी काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने के परिणाम स्वरूप यहां पर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूरा का पूरा लाभ मिलेगा ही, वहीं देश के दूसरे राज्यों में भी इस गठबंधन का निश्चित रूप से हम सबको लाभ मिलेगा। इस गठबंधन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपने देखा होगा कि आज के कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र के श्री रामदास जी अठावले, वह भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जुड़े हैं, और अभी कुछ दिनों पहले श्री उदित राज, जो माने जाने इस देश के एक दलित नेता हैं, एक चिंतक हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है और
एक राष्ट्रीय स्तर के नेता श्री रामविलास जी पासवान, जिनकी स्वयं की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, उन्होंने भी यह फैसला किया कि देश इस समय हमारा संकट के दौर से गुजर रहा है और सचमुच कोई गठबंधन इस देश को इस संकट से उबार सकता है तो बीजेपी लेड एनडीए यही अलायंस यह उबार सकता है। इसीलिए श्री रामविलास जी पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का यह फैसला किया है। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस गठबंधन का मैं स्वागत करता हूं और श्री रामविलास जी पासवान ने जो यह फैसला किया है, मैं इसके लिए अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और यह सारे जो हमारे दलित नेता, इस देश के माने जाने दलित नेता हैं, जो पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि इस देश के केवल दलित नेताओं का ही नहीं बल्कि दलित समाज का आकर्षण इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और सभी लोग यह चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे चेयरमैन इस समय आदरणीय अडवाणी जी हैं। यह हमारे श्री रामविलास जी पासवान एक बार अडवाणी जी से भी संपर्क करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि मैंने अडवाणी जी से भी इस संबंध में बात की थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी से भी इनकी भेंट मुलाकात होगी। सबकी सहमति के आधार पर ही यह फैसला हुआ है। मैं पुनः श्री रामविलास जी पासवान और इनकी पूरी राजनीतिक पार्टी का इस गठबंधन में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारे बिहार के यहाँ पर वहाँ पार्टी के अध्यक्ष श्री मंगल जी पांडे और वहाँ के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री सुशील जी मोदी, वहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और इस समय हमारे विधानमंडल दल के वहाँ के नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हमारे श्री नंद किशोर जी यादव जो वहाँ पर लीडर अपोजिशन बिहार विधानसभा में, श्री शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता, श्री रामेश्वर चौरसिया और श्री राजीव प्रताप जी रूढ़ी, ये हमारे राष्ट्रीय महासचिव, और श्री नित्यानंद जी राय, ये बहुत सारे बिहार के नेता इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और सभी और श्री राम और आपस में बातचीत करने के बाद हम सहमत के आधार पर यह फैसला हुआ है। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं गठबंधन में आमंत्रित किया है और मैंने यह भी आग्रह किया है और हमारे बिहार के जितने सभी नेताओं हैं उनकी भी यह प्रबल इच्छा थी कि 3 तारीख को मुजफ्फरपुर में बिहार में श्री नरेंद्र भाई की रैली हो रही है। उस रैली में भी श्री रामविलास जी पासवान और उनकी पूरी पार्टी शिरकत करेगी और उपेंद्र कुशवाहा जी वहां उनकी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, वे भी उस रैली में मौजूद रहेंगे। पासवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीट क्या कर रहे हैं? सीट का जहां तक प्रश्न है, 7 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को देने का आप लोगों ने फैसला किया है, आप परस्पर सहमत के आधार पर। रामविलास जी आप थोड़ा साथियों, सर्वप्रथम मैं राजनाथ बाबू कहें, राजनाथ जी कहें, राजनाथ भाई कहें, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो इनका व्यवहार है, जितने व्यवहार कुशल हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जो कुछ लोगों के नज़र में भारतीय जनता पार्टी एक क्या कहते हैं कि उनको दूसरे दृष्टि से देखते थे और एनडीए जिसमें एक समय में 18 से 20 घटक था, धीरे धीरे सिकुड़ता नजर आ रहा था। इनकी रहनुमाई में फिर से जो है बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि नए जोश के साथ में
उभर रहा है और हमको इसमें दो मत नहीं लगता है कि जो अगली सरकार बनेगी वो जो है राजग की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। आप पूछेंगे मोदी जी के संबंध में, मोदी जी का जहां तक सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का पार्ट हो चुकी है। एनडीए ने ऑलरेडी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये क्या कहते हैं कि इसलिए उसमें आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। मैं परिचय करवा दूं, जो है चिराग पासवान जी हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, पशुपति कुमार पारस हैं जो बिहार पार्टी के हमारे क्या कहते हैं कि अध्यक्ष हैं, रामचंद्र पासवान जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और सलाउद्दीन खान जी हैं हमारे पार्टी के जो है उपाध्यक्ष हैं, और ललन सिंह जी हैं उधर क्या कहते हैं कि अपना बिरकेश्वर सिंह जी हैं, वो महताब आलम हैं। सारे के सारे लोग सब जो पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे लोग क्या कहते हैं कि यहाँ मौजूद हैं। और मैं अपने इन पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने इस कठिन काम को सफल बनाने का काम किया। और मैं यहाँ जितने साथी बैठे हुए हैं, शाहनवाज जी से लेकर के सारे, और अध्यक्ष जी का तो मैंने कहा ही है, और सारे जितने क्या कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं बैठे हुए, मंगल पांडे जी हैं, नंदकिशोर भाई हैं, इधर सुशील कुमार मोदी जी हैं, उधर रविशंकर प्रसाद जी हैं, उधर चौरसिया जी हैं, उधर हम लोग के रूडी जी जो है क्या कहते हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। तो सारे के सारे जितने हैं तो सब हम लोग एक परिवार में थे, पहले भी एक परिवार में थे। एनडीए का मैं सदस्य रहा। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि एनडीए ऐसा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। एनडीए में हम पहले भी क्या कहते हैं कि एनडीए में रहे हैं। अटल जी के समय में क्या कहते हैं कि 5 साल तक क्या कहते हैं हमने 4.5 साल तक जो है मंत्रिमंडल के रूप में, चाहे क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का मामला हो, चाहे कोल का हो, चाहे माइंस का हो, हमने क्या कहते हैं कि काम किया था। और आज हमें इस बात का खुशी है कि एनडीए में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी शामिल हो गई है। और इस बात का जो भ्रम था लोगों के दिमाग में दलितों के संबंध में, वो भ्रम जो है सो बिल्कुल दूर हो गया। जो गेट है, हम लोग नेशनल दलित फ्रंट जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम प्रेसिडेंट हैं, और रामदास अठौले जो भाजपा में शामिल हुए, रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स क्या कहते हैं कि हैं, वो उसके वर्किंग प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि हैं, और उदित राज जी उसी नेशनल फ्रंट के जो है सेक्रेटरी क्या कहते हैं जनरल हैं ऑल इंडिया के। तो मतलब पूरा का पूरा जो दलित फ्रंट है वो आज क्या कहते हैं कि एनडीए में शामिल हो रहा है। और जितने लोगों के दिमाग में कहीं भ्रम है पूरे देश में, हम लोगों ने दोनों सरकार में काम किया है, यूपीए सरकार में भी किया है, एनडीए सरकार में भी किया है। और जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए एनडीए की सरकार में जितने काम हुए हैं वो क्या कहते हैं कि पिछले 8 साल में नहीं हो पाए। हमको विस्तार से कभी बातचीत होगी आप लोगों से तो हम उस विषय पर क्या कहते हैं कि करेंगे। जहां तक अकलियत का सवाल है, समझ लगे, अल्पसंख्यक का सवाल है, वो हम लोगों का कमिटमेंट है, वो हम लोगों का मिशन है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष जी को, जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बेबाक रूप से क्या कहते हैं कि परसों अल्पसंख्यक को आह्वान किया और कहा, अपने उद्गार को व्यक्त किया है, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन हमारा है, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जाति हो, चाहे अति पिछड़ी जाति का लोग हो, नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह चुके हैं कि मैं तो अनटचेबिलिटी का शिकार रहा हूं। स्वयं उन्होंने कहा कि स्वयं जो है उनको चार्ज लगाया गया कि ये चाय बेचने वाले हैं। स्वयं उनको कहा गया कि साहब क्या कहते हैं कि ये अति पिछड़ी जाति के हैं। तो आज जो ये समागम है कोई एक जात का नहीं है, एक जमात का समागम है। और ये जात का जो जमात का समागम होता है, वो जात का समागम जो है वही क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसकी क्या कहते हैं कि धुरी बनती है। और इसलिए हम जो है एक बार फिर से राजनाथ बाबू को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं और इनके पूरी टीम को क्या कहते हैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने एनडीए को मजबूत करने का काम किया है और एनडीए को सत्ता के नजदीक में लाने का काम किया है, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। मुजफ्फरपुर की रैली में रहेंगे। मुजफ्फरपुर की रैली में मैं रहूंगा, हमारी पार्टी के सभी नेता वहां मौजूद रहेंगे और
हमारे अभी सब साथियों से बातचीत हुई है। हम लोग बहुत जल्दी बिहार में जो है एक मिनट पहले और बिहार में जो है बहुत जल्दी ही हम लोगों का एनडीए का जो जितने घटक हैं, चाहे भाजपा हो या लोजपा हो या क्या कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो या और मान लीजिए निषाद जी मिले हैं, इन सब लोगों का ये क्या कहते हैं कि ज्वाइंट जो है वो रैली तो नहीं लेकिन रैली ही हो जाएगा, सम्मेलन होगा तो रैली ही हो जाएगा। तो अब मिठाई भी एक दूसरे को दी जा रही है और मिठाई के जरिए यह संकेत है कि शायद सब कुछ मीठा मीठा हो। राजनाथ सिंह और रामविलास पासवान तारीफ के कसीदे एक दूसरे को लेकर गढ़े गए, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि दलित फ्रंट जिसका जिक्र रामविलास पासवान ने किया है वो यकीनन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति है और एक बड़ी मंजिल आगे पाने की स्थिति में दलित फ्रंट का साथ जुड़ना है। चिराग पासवान की मौजूदगी भी नजर आ रही है। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस देश में जो वोट बैंक दलितों का है उसका सिर्फ 2% हिस्सा ही एक लिहाज से कहें तो बीजेपी के पास आता रहा है। उसको वो बढ़ाना चाहती है, 7 से 8% तक ले जाना चाहती है। तो रामविलास पासवान ने अपने तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें रामविलास पासवान नजर आते हैं, उनके भाई पशुपति नजर आते हैं, उनके बेटे चिराग पासवान नजर आते हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी परिवार में सिमटी हुई पार्टी भी है, हर जगह सत्ता खोजती रही है, यह भी एक सच है। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ी उम्मीद और बड़ी आस, अमिताभ गठबंधन हो गया, 7 सीटें दे दी गई। इस राजनीति के बाद की परिस्थिति में क्या यह अब मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी के लिए यह वाकई एक सबसे बेहतरीन तोहफा है? देखिए प्रसून, आपको 2004 की बात याद होगी जब सोनिया गांधी खुद पैदल चलकर रामविलास पासवान के घर पहुंची थी और वो जो समझौता हुआ था उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो जाहिर तौर पर चुनाव के कुछ दिन पहले रामविलास पासवान का यूं राजनाथ के घर आना और यूं गठबंधन में आना जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि पासवान बदलते ही हवा के रुख को कैसे पहचानते हैं और शायद बीजेपी की बातें इसीलिए खिली हुई हैं। रही बात नरेंद्र मोदी की, सेक्युलर छवि वाले हैं पासवान, ये बात नरेंद्र मोदी को काफी फायदेमंद रहेगी क्योंकि उनकी सांप्रदायिकता पर रामविलास पासवान लगातार सवाल उठाते रहे थे, उन्हीं पर सवाल उठाते हुए एनडीए छोड़कर गए थे। उनका वापस आना उन तमाम पार्टियों को हो सकता है आकर्षित करे जो सेक्युलर छवि को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। तीसरी बात, दलितों की बात की प्रसून जी आपने, बिहार में कम से कम अगड़ी जातियों की पार्टी मानी जाती है बीजेपी। अगर उसमें ये वोट बैंक जुड़ता है तो जाहिर तौर पर लोकसभा सीटों में कुछ न कुछ इजाफा जरूर होगा। अगर 40 से 50 हजार वोट भी दलितों के जुड़ते हैं तो बीजेपी को ही फायदा होगा। तो जाहिर तौर पर ये मास्टर स्ट्रोक है जी, दोनों पार्टियों का फायदा है। जरा कैमरा भी घुमवाइए, हमें लगता है कि हलचल बढ़ रही है, वो लोग पूरा लौट रहे हैं। क्या है रामविलास पासवान, कितनी गाड़ियों में सफर होकर ये पहुंचते, जरा कैमरा दिखाते हुए कमेंट्री कीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं प्रसून की दरवाजे अभी फिलहाल बंद हैं और रामविलास पासवान अपनी खुद की गाड़ी में यहां तक पहुंचे थे इस बंद दरवाजे के भीतर जी। और रामविलास पासवान की गाड़ी में बिहार के तमाम नेता मौजूद थे, रविशंकर प्रसाद मौजूद थे और तमाम नेता बिहार के उनको उनके घर जाकर लेने गए थे। तो जाहिर तौर पर बिहार के नेताओं ने उनको जितनी तवज्जो दी है अब उसको देखकर तो यही लगता है कि पासवान के आने से कम बीजेपी की बातें तो खिली हुई, उनको लग रहा है कि अब जीत उनकी ही समझो। ये जिस तरीके के माहौल के बीच दलित नेताओं की आवाजाही शुरू हुई बीजेपी के लिए, क्या यह मान लिया जाए कि जो दाग थे वो दाग नीतीश कुमार पर अब भारी पड़ेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने दाग का जिक्र करके साथ छोड़ा और दाग नहीं है ये कहते हुए रामविलास पासवान की एंट्री हो गई और आपके पीछे लगता है गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया? बिल्कुल, अभी एक एक करके अब नेताओं का निकलना प्रश्न शुरू हो गया है। मैं आपको दिखा दूं, अब थोड़ी देर में रामविलास पासवान भी यहां से निकलेंगे और लेकिन जहां तक दाग की बात है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ही पहले ही साफ कर दिया था, नरम पड़ते रुख के संकेत दे दिए थे कि इस मुद्दे पर जब एसआईटी और कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया तो बहस का क्या फायदा। रामविलास पासवान ने कह दिया है कि एनडीए ने जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उन्हें घोषित कर दिया है तो वो साथ देंगे और मुजफ्फरपुर की रैली में भी साथ होंगे। तो जाहिर तौर पर बिहार में अगर चुनाव, एक मिनट हम जरा केसी त्यागी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। केसी त्यागी साहब क्या कह रहे हैं, जरा देखा जाए जेडीयू क्या कह रही है। निराश हैं केसी त्यागी साहब, अमिताभ, जो वो कह रहे हैं कि दरअसल धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता 4 दिन पहले तक मुद्दा था पासवान जी के लिए, अब वो पलट गए हैं। अब सवाल बड़ा सीधा है, क्या पासवान के साथ खड़े होने के बाद
3 तारीख को जब मुजफ्फरनगर में रैली होगी तो नरेंद्र मोदी को देखने का बिहार के वोटरों का नजरिया बदल जाएगा? मुजफ्फरपुर दो चीजें साफ है, एक नीतीश कुमार की राजनीति है। देखिए प्रसून जी, दो चीजें साफ है, एक तो नीतीश कुमार की राजनीति है, एक कांग्रेस की राजनीति है, एक तरफ बीजेपी की राजनीति है जहां रामविलास पासवान जुड़ गए हैं। जहां तक वोटरों के नजरिए की बात है, मैंने पहले भी कहा, बिहार का चुनाव जो होता है वो जातीय समीकरण की आधार पर होता है। जहां तक अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की बात है, वो तो कम से कम नरेंद्र मोदी को पिछले चुनाव तक नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं देने की बात करता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी छवि दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की है। पिछड़े की, एक चाय वाले की, एक चाय बेचने वाले की छवि, और ये पिछड़े की छवि जो है बिहार में एक खास तबके को खींचने की कोशिश होती है प्रसून। अमिताभ, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसके रेफरेंस में चलेंगे, हम ये बताते हुए चलेंगे, हम थोड़ा सा ब्रेक ये बताते हुए ले रहे हैं।